नमस्कार साथियों। ये यूटेट 2 का हमारा जो है 12वीं वीडियो है, जिसमें हम वर्ष 2022 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। तो पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पहला प्रश्न है, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? तो साथियों क्या कर रहा हो, विभिन्न उत्तरों की तुलना कर रहा है और उसके बाद निर्णय ले रहा है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है ना? तो ये कौन सा है? सृजनात्मक चिंतन नहीं, नवाचारी चिंतन नहीं, समालोचनात्मक चिंतन। ये क्या है? समालोचना या आलोचनात्मक चिंतन भी कह सकते हो, और कल्पनाशील चिंतन नहीं होगा। ठीक है। तो होता क्या समालोचनात्मक चिंतन में, इसमें जो है जानकारी विकल्पों का मतलब वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होता है, मूल्यांकन करता है बच्चा, तुलना करता है, उसके बाद निर्णय लेता है ना? तो ताकि तर्क संगत निर्णय ले सके वो। और यहाँ क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ तार्किक मानदंडों के आधार पर सर्वोत्तम उत्तर खोजने के लिए कई उत्तरों का मूल्यांकन कर रहा है। तो हमारा समालोचनात्मक चिंतन इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर बात करें सृजनात्मक चिंतन, तो वो किसे कहते हैं? इसमें जो है नई जो है एक नए विचार या समाधान उत्पन्न करना शामिल होता है इसमें। नवाचारी चिंतन आप लोग समझते हैं, जानते ही हैं कि इनोवेटिव थिंकिंग जो होती है, इसमें क्या होता है? इसमें नए तरीकों या मतलब मौलिक अवधारणाओं को पेश करने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। और कल्पनाशील चिंतन क्या होता है? इसमें जो है इंद्रियों के सामने मौजूद ना होने वाली मानसिक छवियों या विचारों को बनाने के लिए कल्पना का उपयोग किया जाता है। तो हमारा फिलहाल ये समालोचनात्मक चिंतन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया, ठीक है, इंटरेक्शन करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है? तो हमने देखा है साथियों TT1 वाली, उसमें मैंने बताया था TT1 की वीडियो में कि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। बहुबुद्धि सिद्धांत है ना? तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसी पर आधारित है ये वाला सवाल। है क्या इसमें? वो क्या करता है? गाने की अच्छी धुन बना सकता है। तो ये क्या, ये कौन सा उसकी बुद्धि को दर्शा रहा है? संगीतमय, संगीतमय बुद्धि को दर्शा रहा है। तो ये तो ठीक हो गया। उसके बाद क्या करता है वो? अन्य विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है, अंतःक्रिया। तो दूसरों की सहायता करता है, सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है ना? तो सामाजिक और अंतः क्रिया हो रहा है, तो अंतर वैयक्तिक ना, अंतर अंतर वैयक्तिक तो हो गया खुद में सुधार करना केवल। ठीक, तो अंतर वैयक्तिक आ जाएगा यहाँ पर, दूसरों की सहायता करना। तो ये गुण क्या कहलाता है? उसका अंतर वैयक्तिक बुद्धि को दर्शाएगा। अंतर व्यक्ति। अब हमारे पास दोनों बुद्धि हो गई उसकी, दोनों टाइप की। संगीतमय अच्छा, अच्छा जो है वो गाने की धुन बनाता है तो संगीतमय हो गया, और जो है दूसरों की सहायता करता है, सामाजिक दायरा अच्छा है, तो अंतर व्यक्ति हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं, क्या ऐसा ही है? बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अशाब्दिक भी हो सकते हैं वो। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन होते हैं भाई। अशाब्दिक बुद्धि जो अशाब्दिक परीक्षण है उसमें भाषा या कथनों के बजाय चित्रों, प्रतीकों या डिजाइनों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया है। और उसके बाद सी है हमारा, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग के लिए बुद्धि परीक्षण कैसे होगा बताइए? इसमें जो है क्या है कि जो जो हमारा प्रत्येक विशिष्ट बुद्धि परीक्षण का एक निश्चित आयु सीमा के जो मानदंड है उसके आधार पर एक लेवल तैयार किया जाता है कि इतने से इतने तक, इतने से इतने तक ये करके ना, तो एक निश्चित आयु के आधार पे किया जाता है। तभी तो हम RA कहते हैं, MA/RA ना, रियल एज। तो रियल एज के हिसाब से स्केल तय होता है उसका, तो ये भी गलत हो गया। अब है बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना होता है। बिल्कुल इसी की बात हम अभी सी वाले में कर रहे थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? तो शिक्षा की प्रक्रिया में मतलब जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है, तो इसमें जो है जो लर्नर है, अधिगमकर्ता, उसको केंद्र में
कौन सा उपागम रखता है? शिक्षक को नहीं रखता जो, तो कौन सा रखता है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सृजनवादी उपागम, या शिक्षक केंद्रित उपागम? तो अब अगर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम करते हैं तो ये उपागम तो पूरी तरह से छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो ये तो ठीक ही है। इसमें छात्र मुख्य केंद्र बिंदु होता है ना, टीचर सेंटर्ड ना, वो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड उपागम हो गया ये, ठीक है। और बी है कि सृजनवादी उपागम। तो अब इस उपागम में माना जाता है कि छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय होकर करता है। हाँ, तो तभी तो सृजनात्मक उपागम हो, तो सृजन करता खुद ही ना। तो इसमें भी शिक्षक केवल एक फैसिलिटेटर होता है, मार्गदर्शक होता है। तो ये दोनों भी ठीक हो गया। शिक्षक केंद्रित उपागम, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन तो रही नहीं गई अब, है ना। तो अगर हम शिक्षक केंद्रित उपागम की बात करें तो इसमें शिक्षक मुख्य केंद्र बिंदु होता है ना, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पर डी दिखा रहा है, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं, ठीक है। तो यह उदाहरण है किस चीज़ का? तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को मतलब बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा, ग्रेड या स्टार पाने के लिए करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा, बाहर से मिली हुई होला प्रोत्साहन मिला है ना, तो उसे। तो यहाँ जो है विद्यार्थी क्या कर रहा है? सुंदर हस्तलेख लिख रहा है और बदले में उसको क्या मिल रहा है? स्टार मिल रहा है। तो ये जो है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा हो गया, है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होता है जब जो है वो अपनी स्वयं की खुशी और संतुष्टि के लिए काम करता, तो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाता है। तो फिलहाल बी, इसका भी डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? तो हमने एक पावलो का आपने बीएड के दौरान भी पढ़ा होगा साथी, और उसमें मैंने ये टी1 में भी बता रखा है पूरे सिद्धांत जिन के, थॉर्नडाइक के भी, पावलो के भी और स्किनर के, सब के ना। तो उसी में है। तो ये जो इयान पावलो थे जो, उन्होंने विकसित किया था एक शास्त्रीय अनुबंध का उदाहरण। शास्त्रीय अनुबंध ये है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध। तो इसमें क्या होता है, समय के साथ बच्चे क्या कर रहे हैं? दिन के एक निश्चित समय के आदी हो जाते हैं वो, ठीक है, वो अब उसके आदी हो जाते हैं। और घंटी नहीं भी बजती है तो भी जो है उनको उनको एक रिकॉल हो जाता है कि जो है मतलब 12 बजे होने वाले आंतरिक और बाहरी संकेत दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाने की सीखे हुए व्यवहार को सक्रिय कर देते हैं उनके। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंध की, ठीक है। तो आंसर जो है इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? रीइंफोर्समेंट पर, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत देता है साथियों? यह हमने बात की है पहले भी कई बार हो गई है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, है ना। तो जो आपका स्किनर ने बनाया था, बीएफ स्किनर ने, तो ये सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है? पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल देता है, रीइंफोर्समेंट पर। तो उसके अनुसार क्या होता है कि किसी अनुक्रिया मतलब जो रिस्पॉन्स होता है उसके मिलने वाले परिणाम पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा उस काम को करेगा या नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब आप पुरस्कार दोगे किसी काम को करने पर, तो जो है वो उस काम को दोहराएगा, अगर नहीं करोगे तो उसे हटा देगा, ठीक है। और जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इंसाइट थ्योरी, तो ये तो जो क्या होता है, सूझ और मानसिक क्षमता पर आधारित होता है। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी ना, तो ये जो है मुख्य रूप से किस पर काम करता है? स्टिमुलस पर और उसकी अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने पर बल देता है। और संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत किस पर देता है? ये देता है व्यक्ति के वातावरण और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर। तो फिलहाल हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। समावेशित शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक या फिर भाषाई भिन्नताओं के बावजूद समान शिक्षण देना, ठीक है। इतनी सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बाद भी समान शिक्षण देना क्या होता है? समावेशित शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा गलत। सामान्य विद्यालय में केवल दृष्टिवादी, केवल आज्ञा, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं,
सभी बच्चे एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़े, ये सही उत्तर है साथियों ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालय में, ये अलग हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अधिगम है, ठीक है, लर्निंग क्या है, नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, या नवीन मूल्यों का अर्जन। तो नीचे दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का, तीनों दिख रहे हैं, तीनों अधिगम के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इन तीनों में तो कोई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए क्या करे, विद्यालय का वातावरण, और कॉलम बी है उदाहरण। शारीरिक, प्यार और देखभाल नहीं, अ, मनोवैज्ञानिक, दोस्तों के साथ खेलना, ये अब ये ऑप्शन दिया है नीचे, ठीक है। तो शारीरिक में क्या आएगा, प्यार और देखभाल, दोस्तों के साथ खेलना, कक्षा कक्षों की संख्या, रीति रिवाज और परंपरा। तो जो है आपका क्या मिल रहा है इसमें साथियों, शारीरिक में क्या हो रहा है, शारीरिक में हो रहा है आपका क्या, हम्म, शारीरिक, ये जा रहा है आपका दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खेलना शारीरिक चल रहा ना। हम्म, शारीरिक, तो शारीरिक फिजिकल हो गया, फिजिकल में ये आएगा साथियों कक्षा कक्षों की संख्या, है ना। और दूसरा उसके बाद मनोवैज्ञानिक, अगर मनोवैज्ञानिक को देखें तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका हम्म, प्यार और देखभाल, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दोस्तों के साथ खेलना, सांस्कृतिक, रीति रिवाज और परंपरा, ठीक है। तो पहले का बन रहा है फोर्थ, शारीरिक का बन रहा है आपका पहले का दोस्तों के साथ खेलना, हाँ यही बन रहा है। तो ये ऑप्शन देखो साथियों, सी, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का मनोवैज्ञानिक, प्यार और ये हमने सही कहा था। उसके बाद तीसरे का सेकंड, तीसरे का सामाजिक दोस्ती, ये भी हमने ठीक कहा था। उसके बाद पहले का तीसरा, पहले शारीरिक, कक्षा कक्षी विषय है, और सांस्कृतिक रीति रिवाज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है ना। तो शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, ठीक है, जो खाली दीवार है उस पर कोई चित्र नहीं है, कोई रंग नहीं है, तनु बिनु लिखा चितेरे, है ना। तो क्या बन रहा है, बिना दीवार के चित्र बन रहा है, बिना रंग के चित्र में रंगत भी आ रही है, ठीक। और बिना शरीर के, तनु बिनु, बिना शरीर के क्या हो रहा है, लिखा चितेरे, जो भी लिखने वाला है वो रचना कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो रचनाकार विधाता जो है चित्रकार, वो चित्र बना रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा साथियों। तो इसमें विरोधाभास, विरोधाभास तो किसी कोई हो ही नहीं रहा, विशेषोक्ति भी नहीं हो रहा, असंगति, यहाँ पर विभावना अलंकार आएगा साथियों, विभावना अलंकार, ठीक है। ये अलंकार कब होता है, जब कोई प्रभाव बिना किसी कारण के होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रभाव हो रहा है और बिना किसी कारण के हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा, ठीक है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र अग्रजनी के अभि अग्र स्तन बरसो, ठीक है। तो अब है क्या, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जग जननी के अभि अग्रस्तन बरसो। तो इसमें क्या हो रहा है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, काव्य दोष पूछ रहा है साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले सुमित्रानंद पंत की कविता है, ठीक है, बादल नाम की पंक्ति में से है, बादल नामक कविता की पंक्ति में से ये लिखा है, ठीक। तो जब जब किसी भी कविता या काव्य में ऐसे आ जाते हैं ये सृष्टि है ना, दृष्टि, ठीक, इस तरीके से या द्रव या फिर द्रव, इस टाइप से जब अक्षर आ जाते हैं या उनका अधिक प्रयोग होता है,
तो सुनने में जो है कर्णप्रिय नहीं लगते हो, कानों में सुनने में अच्छे नहीं लगते। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, काव्य दोष कह देते हैं इसका। ठीक है। तो अब ये इसमें कौन सा दोष आ रहा है अब? ग्राम्यत्व नहीं, निरर्थकत्व नहीं, अपुष्टत्व नहीं, श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व, श्रुति हमने कहा था सुनने में कटुता आ जाती है, सुनने में कटुती, तो श्रुति कटुत्व, सुनने में कटुता जो आ रही है वही इसमें दोष आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ठीक है, काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? एक नायिका का जो है ये एक मतलब वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये बर्वे छंद है साथियों, बर्वे छंद है। अब बर्वे छंद क्या होता है? देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी जो है हमारा सही उत्तर है। बर्वे छंद क्या होता है? एक अर्धमात्रिक छंद होता है जिसमें क्या होता है, चार चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। ठीक है, और उसमें पहले और तीसरा जो होता है, फर्स्ट और थर्ड, इसमें जो है 12-12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे में कितनी हो जाती हैं? 7-7 मात्राएं। तो 19 मात्राओं का होता है। अगर हम इसे देखें तो जो है अवधिशिला, यहाँ तक है ना पहली लाइन ये। तो ये देखो, अ अवधि में एक मात्रा, वो इसमें भी एक मात्रा, धी इसमें भी एक मात्रा, तीन शिला, शी में एक मात्रा, ला ला में लो ला, ये दो मात्राएं हो गई। का फिर इसमें दो मात्राएं हो गई। ठीक है, ऊ एक मात्रा और रो एक मात्रा। इनको गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10 और पर पर 11 12 ये मात्राएं होगी हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्राएं होगी साथियों पहले चरण में। उसके बाद था गुरुभार, तो था में दो मात्राएं हो गई। गुरुभार, गु में एक, रु एक, भा में दो, दो मात्राएं, और रो में एक मात्रा। कितनी होगी? दो, एक तीन, एक चार, तो छः और एक सात, सात मात्राएं। तो इसी तरीके से नीचे नीचे वाली लाइन में भी है। ठीक है, तो ये है आपका बर्वे छंद। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोहा में आपको पता है कि 13 11 13 11 होता है। सोरठा उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, जो मन के भाव को व्यक्त करती हैं वो शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहते साथियों? अनुभाव कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? अनुभाव। ठीक। ये भी क्या है? भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयुक्त से जब स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहां पर रस की उत्पत्ति होती है। तो रस का एक पार्ट है अनुभाव। ठीक है, तो अनुभाव मतलब शारीरिक हाव भाव, शारीरिक गतिविधियां, या फिर जो बाहरी अभिव्यक्तियां होती हैं या आंतरिक भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे आलंबन विभाव की, तो ये प्राथमिक वस्तु या व्यक्ति जो विषय में भावना को उत्पन्न करता है। उद्दीपन विभाव क्या करता है? वो पर्यावरणीय कारक या क्रियाएं जो पहले से उत्पन्न भावना को और तीव्र कर देती हैं। तो ये हमने कल वीडियो में बात कर रखी है सब इनके बारे में, इन सभी के बारे में TT1 में बात करके। आप लोगों से अनुरोध है कि TT1 का भी पार्ट देखते रहिएगा आप, उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आएंगे। व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है? ठीक है, तो व्याकरण शब्द क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है साथियों। तो उसकी व्युत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द से ही, संस्कृत के व्याकरणों के नियमों से हुई है ना। तो इसमें क्या है? इसमें चार चीज़ों से मिलकर बना है व्याकरण। वी, वी इसमें उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है एक, उपसर्ग। उसके बाद या भी क्या है? एक उपसर्ग है। तो दो तो उपसर्ग हो गए इसमें। ठीक है, तीसरा क्या है? क्री, क्री धातु, क्री धातु करना जिसका अर्थ होता है। ठीक है, क्री धातु हो गई। और उसके बाद इसमें क्या है? इसमें एक लगा है ल्यूट ना, ल्यूट, ये प्रत्यय हो गया, प्रत्यय। तो ये चार चीज़ों से बना है। अब हम इसको यण संधि के हिसाब से अगर देखें तो वी और या, ठीक है, क्या बन जाएंगे? यण संधि लगेगी तो विया, विया बन जाएंगे। उसके बाद क्या है? क्री धातु है, क्री धातु।
क्रिय धातु में जब आपका ल्युट प्रत्यय लगता है, ल्युट प्रत्यय लगता है तो वो क्रिय क्या किस में बदल जाता है, करण में। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा, व्याधन करण, आ गया हमारा व्याकरण। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, ये देखो, वी धन आ धन क्री धन ल्युट। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रवर्ण क्या है। रवर्ण क्या है, अब देखो, मूर्धन्य, हाँ मूर्धन्य है। ठीक है, क्योंकि बोलते समय जीभ जो है ऊपर तालु में चली जाती है, इसमें ये जीभ का हिस्सा जो है तालु में मिलता है। ठीक है, उसके बाद महाप्राण नहीं, महाप्राण नहीं आता है, अल्प प्राण होता है। तो अब इसको, ये तो गलत हो गया हमारा। फिर इधर मूर्धन्य है, अल्प प्राण, इसमें अल्प प्राण भी है। ठीक है, सघोष है। ठीक है, इसे बोलते समय गले में जो है हमारे कंपन होता है या वाइब्रेशन होता है, सघोष, ये भी सही है। और अंतस्थ है, हाँ अंतस्थ है, ये अंदर से निकलने वाली आवाज़ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो रहा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसके लिए सटीक शब्द क्या है। तो उसके लिए सटीक शब्द क्या है, वामपंथी नहीं, वाम मार्गी नहीं है, गलत हो गए दोनों। सव्यसाची, क्या है, सव्यसाची। तो इस शब्द का अर्थ था जो बाएं हाथ से भी काम करने में कुशल हो, जैसे अर्जुन को कहा जाता था। अर्जुन को क्या कहा जाता था, सव्यसाची, क्योंकि वो दोनों हाथों से, बाएं और दाएं दोनों हाथों से जो है अपना धनुष, धनुष का नाम क्या था उनका, गांडीव, तो गांडीव चला लेता था या गांडीव चलाने में निपुण थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। तो यानी कि दोनों हाथों को बराबर काम यूज में ले लेना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। नाहर शेर को ही कहते हैं साथियों। और कुंजर, देखो कुंजर यहाँ पर आ गया, कुंजर हाथी को कहते हैं, है ना। केसरी के, वीर केसरी करके सुना भी होगा, मूवी वूवी भी, उसका अर्थ भी था शेर। ठीक है, और के हरि वाहन, दुर्गा माता को कहते हैं ना, के हरि वाहन, तो यानी कि शेर के, शेर जिनका वाहन है, शेर से सवारी है। तो कुंजर है, कुंजर, जबकि महाभारत में आपने सुना भी होगा, महाभारत में ना क्या कहा था युधिष्ठिर ने, जब अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में झूठा संदेह फैलाया गया था पांडवों द्वारा, तो द्रोणाचार्य को क्या कहा था उनने, द्रोणाचार्य ने जब पूछा, कहा था ना, अश्वत्थामा हता इति नरो वा कुंजरो वा। ठीक है, मतलब अश्वत्थामा तो मारा गया लेकिन नर मारा गया या कुंजर मारा गया, यानी कि हाथी मारा गया या नर मारा गया, ये अभी क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है करके। तो ऑप्शन इसका सी आ गया राइट आंसर, ना सॉरी, ना ना कुंजर, बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिचत्वारिंशतः का तद्भव रूप क्या है। ठीक, त्रिचत्वारिंशत, ये क्या है, चत्वारिंशत यानी कि 43, क्या है, 43। तद्भव रूप क्या है, अब तद्भव रूप क्या है साथियों इसका, बताइए। हम्म, तद्भव किन्हें कहते हैं, वही शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़ा सा चेंज होकर के हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है, उनको हम उन जिनका अर्थ मतलब रूप परिवर्तन हो गया है ना, तो वो है। तो त्रि, त्रि माने तीन, चत्वारिंशत यानी कि 40, तो 40 में तीन और जोड़ दो, 43, ये आ गया इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर 33 है तो 33 को क्या कहते हैं, त्रैंश तिरसठ, और 41 को क्या कहेंगे, एक चतुर्थांशत। ठीक है, ये चतुर्थांशत था 43, ये एक चतुर्थांशत हो गया। और 39 को क्या कहेंगे, उन चतुर्थांशत। ठीक है, पहले मतलब चतुर्थ से पहले आने वाले में 39। ठीक, तो ये हो गया, ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इतनी सी जान गज भर की जुबान, एक मुहावरा है ये। ठीक है, कि इतनी सी जान गज भर की जुबान बार बार कहते हैं हम, तो मुहावरे का क्या तात्पर्य, औकात से बाहर जाकर दावा करना, नहीं बिल्कुल नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, ये बिल्कुल सही उत्तर साथियों ना। छोटे बच्चे के लिए कहा जाता है कि इतनी सी उम्र है, यानी कि इतनी सी जान है, और गज भर की जुबान है, यानी कि जुबान बहुत ज़्यादा चलाता है, तो हिसाब से बहुत बोलना। तो उम्र कम और बहुत बुद्धि अधिक, ये तो मतलब ही नहीं है, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहता, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72-75। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो हमें जो है नीचे दिए गए जो अनुच्छेद है उसको पढ़ना है, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के जो सबसे उपयुक्त उत्तर है
वो यहाँ बताना है। तो क्या है, वी हु लिव इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, ठीक, हम जो आज के संसार में रहते हैं, आर प्राउड टू कॉल आवर सेल्फ सिविलाइज्ड, खुद को सभ्य कहने में गर्व महसूस करते हैं, है ना। इट इज़ बिकॉज वी लिव एंड ड्रेस बेटर देन आवर फोर फादर्स, ये इसलिए क्योंकि हम अपने जो पूर्वज हैं उनसे बेहतर जीवन जीते हैं, और लिव एंड ड्रेस बेटर, और जो है उनसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बेशक बेहतर कपड़े पहनते हैं। उसके बाद, ऑफ कोर्स, बेशक, वी हैव द एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है, हमारे पास जो आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों का हमें लाभ मिला है। विच आवर एंसेस्टर हैड नेवर नोन, जो कि हमारे पूर्वजों को बिल्कुल पता नहीं था, या उन्हें कभी नहीं मिला। बट लेट्स सर्च आवर हार्ट्स एंड आस्क आवर सेल्फ, लेकिन आइए अपने अंदर झांकें और खुद से पूछें, हैज साइंस सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम्स, क्या विज्ञान ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सच कहें तो द आंसर इज नो, इसका अर्थ है नहीं। इन फैक्ट साइंस हैज एडेड टू आवर वरीज, बल्कि जो है विज्ञान ने जो है हमारी चिंताओं को और बढ़ा दिया है ना। परहैप्स नाउ वी कैन किल मोर इजी एंड स्विफ्टली देन इवन एवर बिफोर, ठीक है। तो शायद अब हम क्या कर रहे हैं, पहले से कहीं अधिक आसानी से और तेज़ी से जो है मार सकते हैं लोगों को। एंड देन, और फिर, वी हैव नॉट गिवन अप द ओल्ड हैबिट्स ऑफ फाइटिंग, हमने लड़ने की पुरानी आदतें छोड़ी नहीं है। दैट इज़ वाई, इसी कारण, वी हैव वॉर्स आफ्टर अ डिकेड और टू, ठीक है, हम हर एक या दो दशक के बाद युद्ध करते चले जाते हैं। इफ़ यू विश टू बी रियली सिविलाइज्ड, अगर हम चाहते हैं सच्चे अर्थों में जो है क्या करना, सभ्य बनना, लेट्स लर्न टू लिव इन पीस, तो आइए जो है शांति से रहना सीखें, ठीक है, शांति से रहना सीखें। लेट्स अचीव ब्रदरहुड ऑफ मैन, तो ये बंधुत्व की जो भावना है उसको हम अचीव करें, प्राप्त करें, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो पैराग्राफ था। अब प्रश्न है, व्हाई डू वी कॉल आवर सेल्फ सिविलाइज्ड, ठीक है। तो हम खुद को सभ्य क्यों कहते हैं, बिकॉज वी हैव बेटर फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास बेहतर औपचारिक शिक्षा है, या फिर बिकॉज वी हैव एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, या फिर क्योंकि हमारे पास संचार के उन्नत साधन है, या फिर बिकॉज वी फील दैट वी लिव एंड वेयर बेटर क्लॉथेज देन आवर फॉर फादर, या फिर हम महसूस करते हैं कि हम अपने जो है अपने पूर्वजों से बेहतर हैं और उनसे बेहतर अच्छा ड्रेसअप रखते हैं या कपड़े पहनते हैं, या फिर बिकॉज वी हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ टू एंजॉय लाइफ, या फिर क्योंकि हमारे पास जो है अ, आधुनिक सुविधाएं जो हैं आनंद लेने के लिए उपलब्ध हैं। तो इसका क्या आ रहा है, क्यों क्यों कहते हैं इसमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ये आ रहा है पैराग्राफ में हमने पढ़ा था ना, बिकॉज वी फील दैट वी लिव एंड वेयर बेटर क्लॉथेज देन आवर फोर फादर, आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ मैन कैन ट्रूली बिकम सिविलाइज्ड, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वास्तव में सभ्य कैसे बन सकता है, बाई विनिंग वॉर्स अगेंस्ट आवर एनिमी कंट्रीज, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके खिलाफ युद्ध जीत कर, या फिर बाई टीचिंग आवर स्टूडेंट्स एज हाउ टू फाइट देयर एनिमीज, या फिर अपने छात्रों को ये सिखा कर कि अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है, ठीक है, या फिर बाई रिड्यूसिंग द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, या फिर जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं कि तो उनके कर्मियों की संख्या को कम करके, और या फिर बाई गिविंग द ओल्ड हैबिट और फाइटिंग टू रिस्टोर पीस इन लाइफ, या जीवन में जो शांति है वो बहाल करने के लिए लड़ने की पुरानी आदतों को छोड़कर। तो यही कहा गया है पैराग्राफ में ना, कि वो ऐसा करें, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गिव करेक्ट साइनोनिम टू द वर्ड एंसिस्टर्स, एंसिस्टर का जो है साइनोनिम पर्यायवाची बताना है, ठीक है, पर्यायवाची। अब कौन सा है, ये फ्रंट रनर्स नहीं आएगा है ना, ये तो मतलब अग्रणी कहते हैं, जो प्रतियोगिता में आगे रहता है उसको कहते हैं। और उसके पीपल लिविंग इन न्यूबरहुड, ठीक है, तो ये भी जो है जो पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं, पड़ोसियों को। उसके बाद फोर फादर्स, ये इसके साथ मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना। फोर फादर मान भी पूर्वज होते हैं और एंसेस्टर मान भी पूर्वज होते हैं, और
तो ये सही हो गया हमारा। और जो हम एबोरिजिनल्स कहते हैं तो आदिवासी लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अ, या लेखक ऐसा क्यों कहता है। नाउ वी कैन किल मोर इजीली एंड स्विफ्टली देन इवन बिफोर। अब हम पहले से भी अधिक आसानी से और तेज़ी से मार सकते हैं। तो क्यों कहा, बिकॉज साइंस हैज़ इन्वेंटेड एडवांस्ड लिथल वेपन्स, क्योंकि विज्ञान ने उन्नत घातक हथियारों का आविष्कार किया है। तो ये हैगा, या फिर बिकॉज साइंस हैज़ इन्वेंटेड एडवांस्ड सैटेलाइट, या फिर विज्ञान ने जो है नए जो उपग्रह हैं वो खोज लिए हैं, उन्नत उपग्रह, या फिर बिकॉज वी हैव गिवन अप दी हैबिट ऑफ फाइटिंग ईच अदर, क्योंकि हमने एक दूसरे से लड़ने की आदत छोड़ दी है, या फिर जो है बिकॉज वी हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटी, या फिर हमारे पास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले क्यों कहा उसने ऐसा, क्योंकि क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि विज्ञान ने उन्नत घातक हथियारों का आविष्कार किया है ना। बिकॉज साइंस हैज इन्वेंटेड एडवांटेज वेपन, इसलिए कहा उसने। ठीक है, आज जगह जगह हर 2 देशों में हर देश एक दूसरे से लड़ने में लगा हुआ है ना। और हर कोई जो है अपने को एटम बम वगैरह से दिखा रहा है कि एटम बम से संपन्न है, ज़्यादा करोगे तो एटम बम गिरा देंगे, परमाणु बम। तो इसी के ऊपर जो है बहुत मारना आसान हो गया है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन साथियों। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू। ठीक है, जो हमारा शैक्षणिक उद्देश्य हैं तो उनका वर्गीकरण किससे संबंधित है, रिलेटेड टू किससे। कॉग्निटिव डोमेन्स, जो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसके उससे, या फिर अफेक्टिव डोमेन, या फिर जो भावात्मक पक्ष होता है वो, या फिर साइकोमोटर डोमेन, या जो शारीरिक गतिज पक्ष होता है वो, या ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका सही उत्तर होगा। कॉग्निटिव डोमेन भी होता है, अफेक्टिव डोमेन भी होता है, और साइकोमोटर डोमेन, ये सब जो है टेक्सोनोमी एजुकेशनल एक्टिविटी के पार्ट हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द स्ट्रक्चरल अप्रोच को रिलेट्स। ठीक है, जो हमारा संरचनात्मक दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो आपस में सहसंबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या किससे, ग्रामर एंड स्किल्स, व्याकरण और कौशल। नहीं, व्याकरण है तो व्याकरण आता है तो इसका मतलब कौशल आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। ग्रामर एंड कंपोजिशन, बिल्कुल, अगर ग्रामर आती है तो उससे जो है कंपोजिशन, जो निबंध वगैरह हम लिखते हैं उसमें सुधार होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है ना। तो उसके बाद अगर ग्रामर एंड पोइट्री कहते हैं तो ग्रामर और व्याकरण और कविता का तो कोई मतलब ही नहीं था, और नानावती ये भी गलत है, क्योंकि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्योंकि ये तरीका जो है छात्रों को क्या करता है, व्याकरण के नियम सिखाकर उनका उपयोग करके वाक्य निबंध लिखाना सिखाता है। कौन, ग्रामर एंड कंपोजिशन। सो बी एच द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज रिकमेंडेड टू गिव द एक्सपोजर ऑफ अदर लैंग्वेजेस टू द स्टूडेंट फ्रॉम। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी 2020, इनने बच्चों को अन्य भाषाओं से परिचित कराने की शुरुआत किस स्तर से करने की सिफारिश की है। तो हम जानते हैं साथियों उसकी कब से की है उसने। उसने एनपी 2020 जो होता है हमारी, उसने जो है 2 से 8 साल की आयु के बच्चे, 2 से 8 साल, 2 to 8 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं या चिल्ड्रन कह सकते हैं, तो उन बच्चों को भाषाएं बहुत जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआती स्तर से ही अलग अलग भाषाओं को सिखाने का अनुभव दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा है। तो अब है कौन सी 2 से 8 वर्ष वाली बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हाँ, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था शिक्षा है वही यहाँ पर 2 से 8 वर्ष तक चलती थी है। ठीक है, अब ग्रेड फर्स्ट से तो स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे तो 8 साल का बच्चा हो जाता है यहाँ से, तो स्टार्ट करता है वो ना फर्स्ट में, क्लास थर्ड, ये फिर ये 8 8 3 11 साल का बच्चा हो जाता है ना। 5 3 8, हाँ 11 साल का, 5 8 3 11, और फिफ्थ सिक्स वाला जो है फिर कितना हो जाएगा, 11 2 11 3 14 ऐसे। ठीक है, 14 साल तक का हो जाता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 से 8 जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है। ये इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्टिंग इज द फंक्शन ऑफ। सुनना जो है क्या है, किसका कार्य है सुनना, फंक्शन ऑफ विजुअल सेंस, विजुअल दृष्टिगत होता है, तो दृष्टि का ये तो गलत हो जाएगा।
लिंगुअल सेंस, ये भी जुबान से संबंधित होता है, भाषा से संबंधित, तो भाषाई क्षमता ये भी गलत होती है। ऑडियो सेंस, बिल्कुल ऑडियो, ऑडियो माने ही श्रवण होता है, श्रवण क्षमता से होता है, तो सुनने की क्षमता है, सही उत्तर हो गया। और रीजनिंग कॉम्पिटेंसी, तो रीजनिंग कॉम्पिटेंसी जो है हमारी तर्क करने की क्षमता होती है। बात कर रहा है लिसनिंग की, तो लिसनिंग के लिए ऑडियो सेंस उत्तर है, सही सी। नेक्स्ट, टीचिंग एड्स आर यूज्ड फॉर, जो हमारे आपका शिक्षण सामग्री होती है साथियों ना, टीचिंग एड्स, ये इस्तेमाल होती हैं। इनका उपयोग किसमें? मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग, पाठ को रोचक बनाने में, या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रभावी प्रस्तुतिकरण करने के लिए, या फिर मेकिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन लर्निंग, या फिर छात्रों को सीखने में शामिल करने के लिए, या डी ऑल ऑफ दी अबव, या उपरोक्त सभी। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं, मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग इसके लिए भी यूज़ होता है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इसके लिए भी यूज़ होता है, और मेकिंग स्टूडेंट इन्वॉल्व इन लर्निंग, उनको इन्वॉल्व करने के लिए भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस और मैथ्स, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। नंबर है पहला, x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x अपॉन 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 लार्जर ब्रैकेट, फिर स्मॉलर ब्रैकेट, x अपॉन 3 प्लस 12, फिर ब्रैकेट क्लोज -1 एंड ब्रैकेट क्लोज ना। तो इसमें क्या है साथी, इसमें मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमें एक इस तरफ दे रखा है, एक इस तरफ। ठीक, तो LHS और RHS दो दिए हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं LHS को सरल कर लेते हैं। LHS क्या है? x अपॉन 5 प्लस 2x। ठीक है, यही है ना। तो अब इसको अगर हम करते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे मान लो। तो एलसीएम निकालेंगे तो इधर तो 1 ही है, तो 5 निकला एलसीएम। 5 से 5 वो करेंगे तो x आएगा, x प्लस इधर 1 है, 1 5 जब 5, और 5 2 जब 10, तो 10x, ये आप सभी को आता है, इसलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। 10 प्लस एक्स अपॉन 5, क्या गया? 10 प्लस एक्स अपॉन 5। तो ये 10 5 2 10 10 एक्स था। ठीक है, 10x, तो 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 11x हो जाएगा, 11x अपॉन 5। तो ये हमारा पहला जो है LHS सॉल्व हो गया, 11x अपॉन 5। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं याददाश्त के लिए, 11x अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा LHS का पार्ट है। अब इसे इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, RHS वाला। तो RHS में इसे करेंगे तो क्या आएगा, टू टू को इधर रहने देते हैं पहले, 2, उसके बाद जो है ब्रैकेट रखते हैं यहाँ पर, इसको वो कर देते हैं, खोल देते हैं, x अपॉन 3 प्लस 12 -1। ठीक है, और ये ब्रैकेट हो गया, फिर 2 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 12 - 1 11। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है। ठीक, अब हम इसे आगे करेंगे, तो 2 से एक्स को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x प्लस 11 2 से 22 अपॉन 3 था, 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें फिर वही स्थिति आ गई है जैसा पहले वाले में था, यहाँ पर आ गए हम 2x प्लस 22 अपॉन 3, 2x अपॉन 3 प्लस 22। तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 3 आएगा मेरे ख्याल से, 22 और तो कुछ नहीं आया है। हाँ, और कुछ नहीं आया, तो 2x अपॉन 3 प्लस 22 आ गया है हमारा। ठीक है, और हमारा पहला LHS में क्या है साथी, ये देखो ये आया है, 11x अपॉन 5। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा। अब हम ये क्या करेंगे, 11x अपॉन 5, इस इधर जो x का पार्ट है उसे भी ऊपर इधर ले लेते हैं हम, अपने LHS में। तो पहले क्या है, 11x अपॉन 5 यहाँ पहले से है, ये प्लस का है तो माइनस चला जाएगा, -2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, बचा 22 वहाँ पर। ठीक, तो ये आ गया। अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 5 3 जब 15 होता है, 5 से 3 टाइम्स आता है, 11 33x हो गया, 33x माइनस 3 5 15, 5 3 10x हो गया। ये बराबर 22 का 22 लिख दिया, 33x में से 10x गया तो 23x बचा, 23x अपॉन 15, और यहाँ बराबर 22। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वज्र गुणन, तो 23x का तो 23x रह गया, बराबर 15 दूनी 30 की 0, ऐसे लगा 3 15 30 3 33 330। ठीक है, 15 दूनी 30 की 0, ऐसे लगा 3 15 30 33। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 330/23। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 330/23 है, 23 एक्स की वैल्यू। तो 23, अब हम इसे वो करेंगे, हम आपका मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 23 आ रहा है, 33 में देंगे भाग, तो 23 बचा कितना, 7 7 3 10, 10 बचा, तो 110। 23, उसके बाद क्या आएगा, 23 सबको 4 3 12, 4 3 8 9, हाँ 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, 14। तो 23 को 4 3 12, 23 10 था, उसके बाद 100 हो गया। 23 सबको कितना हो रहा है, 4 3 12 के 2, 80 लगा, 1 4 3 8 9, 92 बचा 8, ठीक है। तो 14 सही 8 बट्टे, अब क्या आया, 14 सही 8/23, ठीक है। ये आ गया हमारा 14 सही 8/23 इज द राइट आंसर। तो कहीं है इसमें, देखेंगे हम कि इनमें है या नहीं ऑप्शंस में। हाँ, तो 14 सही 8/23 दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी इज द, सॉरी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, ये हमारा हो गया था, ये सवाल हो गया था। हाँ, 23 कितना आया था, क्या हो रहा है ये? हाँ, ये आया था 14 सही, थोड़ा गड़बड़ करती है स्क्रीन साथियों। 14 सही 8/23, ठीक है। तो नेक्स्ट है, 102 प्रश्न, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या जो होती है, ट्विन प्राइम नंबर, उसे क्या कहते हैं साथियों, वो जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनको, उनके बीच जो डिफरेंस होता है 2 का होता है, अंतर जो होता है, जैसे 15 और 17 है ना, तो 17 - 15 = 2। तो ये इस तरीके से यूज होता है, तो इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब हमें देखना है इनमें से कौन सी है। तो ए को देखते हैं, अगर 15/15 और 17, तो 15 संख्या जो है ये 3 से भी डिवाइड हो जा रही है, 5 से भी डिवाइड हो जा रही है, 15 से भी हो रही है, 1 से भी हो रही है। तो ये तो भाज्य संख्या है ही नहीं, ना सॉरी, अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगर बी में 41 और 43 देखते हैं, तो 41 भी किसी संख्या से अपने और एक से नहीं के अलावा किसी से नहीं होता, 43 भी एक से और अपने से नहीं होता। और डिफरेंस दिखेंगे तो भी जो है माइनस करेंगे तो 2 ही आता है। तो ये राइट आंसर है साथियों, बी ऑप्शन है। इसको देखेंगे तो 33 इसमें भाज्य संख्या नहीं है, 11 दिया था, 3 से भी हो जाता है, 11 से भी, 1 से भी, 33 से भी। 31 और 41 ये हैं, लेकिन जो है इनका डिफरेंस जो है 10 का आ रहा है। 41 में से कहते हैं 10, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक साइकिल के पहिए में 45 तीलियां हैं, तो वो क्रमागत तीलियों के एक जोड़ के बीच का कोण है, ठीक। तो इसमें क्या करना चाहती हो, हमारा वीडियो रोज लंबा हो जाता है, तो अब धीरे और परीक्षा की तिथि भी नज़दीक आ रही है, तो जल्दी जल्दी हम अब सीधे सीधे ऑप्शंस पे ही टिक किया करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, और अ, हमारे क्वेश्चन कम से कम कवर हो पाएंगे, तो हमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करें। तो यदि एक साइकिल के पहिए में 45 तीलियां हैं, तो वो क्रमागत तीलियों के एक जोड़ के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है साथियों। तो है क्या, हमारा जो साइकिल का पहिया है साथियों ना, जो साइकिल का पहिया है तो गोल है, और गोल होता है 360 डिग्री का। गोला कितने, 360 डिग्री का सर्किल होता है ना। अब कह रहा हूँ 45 तीलियां हैं, तो वो क्रमागत तीलियों के एक एक जोड़े का कोण क्या होगा। तो 360 का कोण होता है बटे 45 कर दो, तो 45 पानमा 45, और 5 7 35, और दूनी 10, 75 9 आ गया, फिर 9 8 72, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 डिग्री। इन दोनों के बीच से 8 डिग्री का कोण होगा साथियों, 8 डिग्री, ठीक है। ये पूछ रहा था, ये जो है ऐसे तीलियां स्पोक्स जो है वो 45 है, ये 45 के बीच में जो एक कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री का होगा, तो दो तीलियों के बीच में 8 डिग्री का कोण होगा।
ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे दिखाए गए चित्र में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर देखोगे तो हम साथियों ये पूरा सर्किल बन रहा है। ठीक है, और वैसे भी क्या देख रहे हैं हम, ये दो ट्रायंगल से बन करके ये एक वो बन रहा है क्या, हेक्सागन बन रहा है ना। हाँ, हेक्सागन, षटभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 6। तो अब हमने करना क्या है, पहले देखना हमने, ये देखो एंगल पी, एंगल टी और एंगल आर, ये दोनों एक ही हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर, इनको देखेंगे तो हम किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण, तीनों अंतःकोणों का योग जो 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखते हैं हम, तो वो क्या है, एंगल यू प्लस एंगल आपका एस प्लस एंगल क्यू। ठीक है, इनको अगर मिला देंगे तो ये भी 180 डिग्री होता है। तो दोनों को मिला देंगे, 180 + 180 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होगा इसमें, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या होती है। तो त्रिभुजाकार पिरामिड है ना साथियों, त्रिभुजाकार पिरामिड, ये मतलब ये समझ लो एक समोसा है आपके सामने, उस समोसे को नीचे रख आप जमीन पे रखो तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से शेप दिखेगा ना। ये एक कोना दिखेगा, दो कोना, ये तीसरा, तो ऊपर को जाते समय एक कोने पर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये जो है, कितने कोने हो गए इसके, एक कोना, एक, दो, तीन और चार। कितने कोने हो रहे हैं, चार। तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या कितनी होती है, चार। राइट आंसर इज 4 एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ, यदि x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3, तो 3x + 2y रेशियो 9x + 5y का मान है। तो क्या है, इसमें दिया क्या है, x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3 ये दिया है। तो माना x इज इक्वल टू कितना हो गया, माना x इज इक्वल टू, ये माना x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो x को 2 मान लो और y को 3 मान लो, पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अनुपात में पुट करते हैं, यहाँ क्या है, 3x + 2y। तो 3x कितना है हमारा 2, तो 3 3 × 2 +2y, y कितना है 3, तो y की जगह 3 लिख दिया। ये पट्टी नीचे कर दो, इस 2, 9 x का मान 2 है, प्लस 5 × y का मान 3 है। तो बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, बटे 9 दूनी 18 प्लस 5 × 15, यही आ गया। तो कितना आ गया, 6 6 12 और 18 18 5 33, यही आ रहा, 33, 12/33। अब इसको कट रहा है, हाँ कट रहा, 3 से, 3 × 4 = 12 और 11 × 3 = 33। तो 4:11, 4:11 इज द राइट आंसर। और है इसमें, देखते हैं, 4:11 बिल्कुल ए है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पुनः मिलाए गए पानी का की मात्रा क्या होगी ना। तो क्या होगी साथी, कुल कुल मिश्रण कितना है हमारे पास, 78 लीटर है। ठीक है, और दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 8:5 दिया है। और उसके बाद जो है कह रहा है, थोड़ा और पानी मिलाने पर कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ये सब तो दिया है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है। अनुपातिक योग 8 + 5 = 13। ठीक है, 13 हो गया। तो 13 है, तो दूध की मात्रा अगर निकालनी चाहें हम, दूध की मात्रा, मिल्क की मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/13 गुणा टोटल दूध कितना था, 78। तो 13 × 78, 13 × 6 = 48, 48 लीटर तो दूध हो गया हमारा। कितना था, मिल्क हो गया इसमें 48 लीटर। आपका यहाँ पर कर देते हैं हम, दूध बराबर 48 लीटर। ठीक, अब चलते हैं हम उसके अपना पानी पर। ठीक है, पानी की मात्रा कितनी है, 5। तो 5/13, अनुपातिक योग 13 था, गुणा आपका 78। ठीक, तो 13 × 6 = 78,
जोड़ेंगे तो 6 पंजे 30, तो 30 लीटर तो क्या आ गया आपका, पानी आ गया। पानी कितना आ रहा, 30। ये भी हो गया। अब कह रहा वो कि यदि मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है तो पुनः मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। माना हमने पानी की मात्रा x लीटर ले ली। कितनी ले ली, x लीटर। तो अब क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा आपका, जो पानी का नया अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा। दूध तो पहले से 48 है हमारा, ठीक है, अनचेंजेबल, मतलब चेंज नहीं है, ठीक है, दूध मिलाया ही नहीं, मिला क्या रहा, वो पानी मिला रहा है। तो पानी मिलाने में कितना मिला रहा है, एक्स मिला रहा है, और पहले कितना था, पहले 30 था, 30 लीटर था ना ये पानी, ये देखो 30 लीटर था, प्लस इसमें एक्स लीटर और मिला दिया, ये बराबर कितना अनुपात कर दे रहा है, 3:4 कर दे रहा है। ठीक है, तो अब हमसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को एक्स इसे गुणा करेंगे, 30 + एक्स तो कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, 90 + 3x, ये बराबर 48, चक्को 4×8 = 32 की 2 3 4 16 3 19, 192। ठीक है, ये आ गया। तो 90 + 90 को उस तरफ ले जाओ क्योंकि एक्स पहाड़ नहीं है, 3x कितना हो जाएगा, 192 और -90, तो 3x बराबर 102। 3x बराबर 102, ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102 को अपॉन 3 डिवाइड करो, 3×3 = 9, 3 × 12, 34 आ रही है, 34 आ रहा है ना। तो वो हमारा 34 लीटर उसने होने मिलाए जाए पानी की मात्रा होगी कितनी, 34 लीटर। ये देखो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण पटरी और प्रकार का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, विच टाइप ऑफ एंगल इज नॉट कंस्ट्रक्टेड विदाउट दी विदाउट क्या, रूलर, पटरी एंड कंपास की, विदाउट द हेल्प ऑफ पटरी एंड कंपास। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, प्रकार और जो प्रकार है वो, और जो आपकी पटरी है ये, तो इनके हेल्प से आप तभी कोई कोण बना सकते हैं जो कि 7.5 डिग्री का हो या इससे ऊपर हो, और डिविजिबल बाई 7.5, 7.5 से जो है भाग चली जाता हो जिसमें। तो अब उस वो उसमें जो है उससे बनाया जा सकता है, वरना नहीं बनाया जा सकता। अब 105 डिग्री देखें हम, तो 105/7.5 कर दो, 7.5 का पॉइंट हटा करके ऊपर वो लगा दिया हमने। ठीक है, तो 75 एकम 75, बचा कितना, 25×5 = 30, और ये 375, छक्का 316 से, 16 से चला जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये 7.5 से ऑलरेडी 7.5 है, 7 टू द पावर ना 7.5 लिखा है ना, तो 7.5 यानी कि 7.5, इसमें अपने आप ही 7.5 से 1 टाइम चले जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। इसको देखते हैं, 22×44, 22×44, 45/2, 45/2, यानी कि 22.5 आ रहा है, 22.5 है। इसे 7.5 से करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 75 से 75 चक्कू 150, 4 टाइम जा रहा है, इसमें भी 4 टाइम जा रहा है, 75 फोर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब 85 को देखते हैं हम, तो 85 7.5, इसको अगर करेंगे आप तो 850/75 हो जाता है। ठीक है, 850/75 चली जा रहा भाग, 5 एकम 5, और 5×7=35, 0 से 170, और 5 एकम 5, 5×5 = 15, 75 हो गया। 15 से भाग देके जाते हैं, 15 एकम 15, और उसके बाद बचा 2, 15 एकम 15, पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है। तो दिस इज नॉट, 85 इज नॉट completely divided by 7.5, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी mean to say 85 is not divisible by 7.5, so we cannot construct a angle of 85 degree by the help of a ruler and a compass। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। तो ये कथन क्या है, गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, बिल्कुल सही है। इसी को असत्य, क्योंकि गणित सटीक है लेकिन त्रुटियां होने की संभावना पूरी है। सत्य क्योंकि त्रुटियां उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती, बिल्कुल नहीं। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया कैसे होंगी, जैसा सोच रहे होंगे, जैसा कल्पना कर रहे होंगे, जैसा अमूर्त से सोच रहे होंगे, वही दर्शाती हैं, न कि जो है इनके प्राप्त अंकों पर। असत्य, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, लापरवाही की नहीं। अगर हमने पढ़ा ही थ्री थ्री प्लस थ्री थ्री प्लस थ्री प्लस टू किया हमने, ठीक है, हम थ्री टाइम ले रहे हैं, थ्री टाइम ले रहे हैं, और इसे वन ले लिया हमने, तो तीन तीन नौ एक, 10 10 बन गया। होना था 11 और 10 बन गया, तो इसमें लापरवाही नहीं थी। ठीक है, इसमें लापरवाही नहीं थी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसे जो है ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, जिन बच्चों को गणित के बारे में डर है, उन्हें कक्षा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे ही डर है तो सक्षम कैसे होंगे वो? गणित के विषयों पर कक्षा में वाद विवाद आयोजित करना, इससे वाद विवाद से जो है उनका गणितीय संचार नहीं होगा ना, क्योंकि वाद विवाद तो औरों के बीच हो रहा है। बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेयों और सूत्रों का पाठ करने में सक्षम होना चाहिए। प्रमेय और सूत्र याद करने से बच्चे का जो गणितीय संचार होगा वो नहीं होगा। ठीक है, मैथ कम्युनिकेशन, बच्चों को गणितीय कथनों के बारे में बात करते समय और उनका प्रयोग करते समय एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल, गणितीय भाषा जिसे कहते हैं उसमें सक्षम होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एसएसटी से। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। एक बार अनुरोध है आप से साथियों, जो अगर जिन साथियों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अधिक से अधिक जो है अपने साथ वालों लोगों को सब्सक्राइब शेयर करवाने को कहेंगे, शेयर करवाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग ग्रुप में इस मेरे चैनल से जुड़ सकें, और उन्हें भी इससे कुछ ना कुछ तो लाभ पहुंचेगा ही। क्योंकि मेरा चैनल जो है केवल टीईटी की तैयारी में मैं इसमें नहीं कराता हूँ, इसमें क्लास वाइज जो है बच्चों के हर सब्जेक्ट के पे बुक्स भी मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, आप कभी कभी बच्चों को आप विद्यालय में तो आप स्वयं पढ़ा सकते हैं, घर के लिए कार्य यूट्यूब चैनल से प्रश्न जीके भी इसमें है, तो ये सब उतारने को कह सकते हैं आप, तो काफ़ी इससे लाभ पहुंचेगा बच्चों को भी। और अ, आपको तो साथियों ऑलरेडी सब आता ही है, तो लाभ बच्चों को पहुंचाना है, तो कोशिश कीजिएगा, हो सकता है तो शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है? तो बनारस है साथियों, है ना। हालांकि जो है क्या, बनारस में जो है उनका जन्म हुआ था, सॉरी प्रयाग में होता उनका जन्म, है ना। तो प्रयाग में जन्म हुआ था, बनारस में उन्होंने क्या किया, पूरा उनका जीवन अधिकांश भाग जो है बनारस में ही बीता था, वाराणसी जिसे कहते हैं हम, तो वहाँ इनका जीवन बीता था, प्रचार प्रसार किया था, भक्ति आंदोलन भी चलाया था इनने। ठीक है, रामानंद जी को आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों की वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता है? वृत्ति माने आपका जो वजीफा वगैरह होता है वो प्रदान करने का काम करता था। तो साथ ही कौन करता था ये? दीवानी शाह नहीं, दीवानी कजा नहीं, दीवान ए रिसालत। ठीक है, तो दीवानी रिसालत राइट आंसर है साथियों। ठीक है, दीवानी रिसालत जो है ये विभाग जो था धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थाओं और विद्वानों को जो है वजीफा देता था। और अगर दीवानी इंशा की बात करें तो ये जो है ये विभाग राज्य के पत्राचार और शाही अभिलेखों की देखरेख करता था। और दीवानी कजा की बात करें तो ये जो काजी उल कुजाल की अध्यक्षता वाला एक न्यायिक विभाग था। और दीवानी विजारत की अगर बात करते हैं तो ये जो है वजीर की अध्यक्षता वाला वित्त विभाग था। ठीक है, तो आपको जो भी मिल जाए वो आप देख लीजिएगा, इसमें से कभी भी किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी जो है इन्हें दीवाने रिसाले के बारे में पूछा, तो दीवाने इंशा भी पूछ सकता है कोई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित किस वर्ष में अकबर ने आ, आपका देहसाला राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? तो जो देहसाला है, देहसाला ना, एन ए देहसाला भी कहा जाता था इसे, एन ए देहसाला, देहसाला। ठीक है, ये तो द्वंद्व समास भी लगता है इनमें। तो
एक अत्यंत ये संगठित भू राजस्व प्रणाली थी। तो इसे सम्राट अकबर ने अकबर के जो प्रतिभाशाली वो आपका वित्त मंत्री था, कौन था, टूडरमल। तो टूडरमल द्वारा जो है इसे 1580 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादन में प्रवीण था। तो वीणा वादन में औरंगजेब प्रवीण था। ठीक है साथियों, अकबर भी बजाता था लेकिन ये ड्रम टाइप का यंत्र बजाता था, ढोल टाइप का ड्रम, उसमें निपुण था। पर औरंगजेब जो है ये जो है आ, आ, किसमें था, वीणा वादन में बहुत ही प्रवीण था। हालांकि इसने जो है बाद में जो है अपने शासन कालों के लास्ट टाइम में जो है दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था ना। तो संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जो है अपना जो है ये दक्ष था वीणा वादन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो जो है निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी साथियों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोक हितवादी कहा जाता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, गोपाल हरि देशमुख, इनको कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता था, लोक हितवादी। क्योंकि इन्हें समाज में जो है जागरूकता फैलाने के लिए प्रभाकर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका में लोक हितवादी उपनाम से जो है कई लेख लिखे थे। किसने, गोपाल हरि देशमुख ने। इसी कारणवश जो है इतिहास में लोक हितवादी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। इसे जो है 1843 में किया गया था साथियों। ठीक है, जिसने किया था उस टाइम उसने कहा था कि जो है मैंने जो है सिंध को ब्रिटिश में मिला करके पाप कर लिया। ठीक है, तो अब उसके पीछे कहानी होगी, देखेंगे, पता लगेगा, मुझे तो बताऊंगा। 108वां है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था। तो जो अभिनव भारत संगठन था, ये जो संस्था थी साथियों, इसको विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था। ठीक है, तो बीडी सावरकर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ना, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने किया था। तो पहले, उससे पहले इस जो अभिनव भारत का नाम था वो था मित्रा मेला। तो मित्रा मेला, कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है कि इससे पहले अभिनव भारत का नाम पहले क्या था, तो मित्रा मेला था साथियों। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है। ये तो सुभाष चंद्र बोस है, आपको पता ही है, 1920 से लेकर के 1942 तक की इसमें इसमें दृश्यों का या घटनाओं का को ने सम्मिलित किया है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद तो क्या नाम कहते हैं, मतलब जो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो सरकार थी, उन्होंने इस पुस्तक पर बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था भारत में से पढ़ना बेचना करके ना। तो तब का समय था। तो ये सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। और लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये प्रफुल्ल चाकी नहीं थे साथियों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।